अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मौसम एंजॉय तो करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप घर में बैठ के करें या बाहर घूम फिर के करें, क्योंकि कराची का मौसम है अप डाउन। और कभी पता चलता है कि जी महकमा मौसमियात का कहना है शदीद गर्मी पड़ेगी, और कभी जो है ये पता लगता है कि जी गर्मी की शिद्दत जो है वो आगे आने वाले दिनों में कम हो जाएगी, समंदरी हवाएं चलेंगी। अच्छा जी, मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि शहर कायद में मौसम गर्म और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि तर्जुमान महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब ने आइंदा आने वाले दिनों में कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि शहर में कल से समंदरी हवाएं बहाल हैं। आइंदा आने वाले 8 से 10 रोज में कराची में कोई शदीद गर्मी का इम्कान नहीं है। चले जी, ये बड़ी अच्छी खबर है कराची के शहरियों के लिए, लेकिन कल रात बड़ी गर्मी थी भाई। आजकल कराची का जो औसतन दर्जा हरारत है वो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और दर्जा हरारत 35 के करीब ही रहने वाला है। अंजुम नज़ीर का कहना था कि 16 अप्रैल को कराची के दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी हुई है। अच्छा जी, और आसमान पर बादल होंगे जिसके सबब गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है, और फिल वक्त कराची में बादलों के बरसने का कोई इम्कान नहीं है, तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में हो जाएगी कमी, और ये बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा जी, कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रह रहे हों, और ये मैं तो नहीं कह रही, ये कहा है जी शर्मिला फारूकी साहिबा ने। एक शो था जिसमें वो मौजूद थी, वहाँ पर उनसे सवाल किया गया और पूछा गया जी कराची में रहना कैसा है, तो उन्होंने कहा जी कराची में रहना ऐसा है जैसे कि हम पेरिस में रह रहे हों। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है शर्मिला फारूकी, उनका कहना है कि कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रह रहे हैं। एक प्रोग्राम था जिसमें पीपी रहनुमा का जवाब सुनकर साबिक क्रिकेटर्स और दीगर शख्सियात जो है वो मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अभी हाल ही में पीपी रहनुमा ने निजी टीवी चैनल के एक शो में शिरकत की, जिसमें मेज़बान ने एक सेगमेंट के दौरान उनसे दिलचस्प सवाल किए। सेगमेंट में कराची में के हवाले से सवाल किया गया। फिर मेज़बान ने सवाल किया कि भाई बताइए कराची में रहना कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ लम्हे सोचा और कहा कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रहना है। अब इसके बाद जो है मुख्तलिफ लोग जो है वो उनकी इस बात पर जो है कमेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और लोगों को याद आ रही हैं कराची की टूटी फूटी सड़कें, कराची की यूनिवर्सिटी रोड और कराची के दीगर मामलात। अच्छा जी, अब जो लोग जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर और बग़ैर आइल्ट्स के जाना चाहते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि ये मुल्क से बाहर जाएँ, आइल्ट्स के बग़ैर जाएँ, तो इनको क्या करना चाहिए और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर आइल्ट्स के। लेकिन उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है MOI, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट जो है इसलिए होता है ताकि आपका जो स्कूल है या जहाँ से आपने टोटल एजुकेशन हासिल की है वहाँ आप ये बता सकें, ये सर्टिफिकेट जमा करा सकें कि जी मैंने इसके पैरेलल इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हासिल की है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि वैसे तो लोग आपको रोज़ रुलाते हैं, वैसे तो लोग आपको रोज़ तंग करते हैं, घर में भी झगड़े होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर आपके कोई झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको लगता है कि जी ठीक है मैं सैड हूँ या मुझे रोना आ रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो ख़वातीन को रोज़ रुलाती है, और वो है प्याज। जी हाँ, तो ये जो प्याज है ये ख़वातीन को रोज़ रुलाती है, और इससे बचने का तरीका क्या है कि जो वो कहते हैं ना कि आप किस तरीके से ये अपने आंखों के आंसू रोक सकते हैं जब आप प्याज कट कर रहे हों। तो इसका तरीक़ेकार या इसकी रेमेडी या इसका हैक ही है कि आपने करना कुछ इस तरीके से है कि आपने प्याज को कट करने से पहले, चॉप करने से पहले 15 से 20 मिनट जो है वो फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपने प्याज निकाल ली है और शार्प नाइफ इस्तेमाल करनी है आपने, और उसके बाद आपने इसकी जो रूट्स हैं उनको एंड में कट करना है, तो फिर आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब स्मेली शूज़ की बात कर लेते हैं कि आप स्मेली शूज़ से कैसे बच सकते हैं। कि जब आप अपने जूते जो है वो रखते हैं तो उसमें बहुत सारी स्मेल आ रही होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने टी बैग रख देना है। अच्छा जी, अब ये जो टी बैग आपने रख देना है, ये ग्रीन टी बैग आपने रखना है जूतों के अंदर, जो कि आपके जूतों की बदबू को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जनाब ये है वो हैक जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि एक और अच्छी खबर है, और एक और अच्छी खबर ये है कि रवा हफ्ते सक्खर शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा, ऐसा कहना है जी शर्जील इनाम मेमन का। अच्छा जी, सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत रवा हफ्ते सक्खर शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ करेगी, जिससे दोनों शहरों के दरमियान हज़ारों मुसाफिरों को सहूलत मैसर आएगी। चले जी, ये हो गई ये खबरें, और शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी जो मरीन एनिमल्स हैं
उनको कितने खतरात लाहक हैं, उनकी लाइफ को कैसे बचाया जाए और किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मोहम्मद मौसम खान मौजूद हैं, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस तरीके से जो ये मरीन एनिमल्स हैं इनको बचाया जाए, इनकी एडवाइजरी जारी की गई है, इनके हवाले से क्या जो है वो खबर सामने आई और क्या कुछ खतरात हैं और क्या प्रिवेंशन हो सकती है इनके लिए, ये बताइएगा सर। ऐसा है कि समुंदर, आपको पता है हमारे पास जो समुंदर है उसमें अनगिनत किस्म के जानवर मौजूद हैं, जिसमें बहुत छोटे जानवरों से लेकर वेल तक, जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू वेल है वो भी हमारे पास मिलता है। लेकिन समुंदर में जहां और खतरात मौजूद हैं, इन जानवरों को भी पाकिस्तान में भी खतरात मौजूद हैं। सबसे बड़ा खतरा जो है वो फिशिंग ऑपरेशन से, जो मुख्तलिफ किस्म के जाल इस्तेमाल होते हैं, वो ना सिर्फ अपनी टारगेट स्पीशी को पकड़ते हैं बल्कि बाइकॉच के तौर पे दूसरे एनिमल, जिनमें ये व्हेल्स, डॉल्फिन, शार्क और टर्टल शामिल हैं, ये भी उसमें फंस के जाल में बाज़ औक़ात मर भी जाते हैं और बाज़ औक़ात उनको नुकसान पहुंचता है। इसी तरह पोल्यूशन है, इसी तरह लोगों की डिस्टर्बेंस है, इसी तरह क्लाइमेट चेंज का असर है, इसी तरह बहुत सारे और भी फैक्टर हैं। लेकिन फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इन जानवरों को नुकसान पहुंचता है। और अभी जैसे परसों की बात है कि ग्वादर की साहिल पर कछुए की 3 इकसाम एक साथ वेस्ट बे पे नजर आई, जिसमें से एक तो इतनी रेयर है कि गुज़िश्ता 40 साल में तकरीबन सिर्फ हमें 11 दफा इससे पहले नजर आई थी। तो ये शो करते हैं कि ये कितने एनिमल्स रेयर हैं, कितने वो हैं, लेकिन माहिरों के जाल में फंस के उनका मरना उनके लिए नुकसानदेह है। और उनको बचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, खासतौर पे WWF ने तो बहुत सारे काम किए हैं। बिलखसूस हमने जाल में एक मॉडिफिकेशन की है, जिसमें पहले तकरीबन सालाना 12 से 15,000 डॉल्फिन फंस के मरा करती थी। लेकिन हमारी एक मामूली तब्दीली की वजह से, जिसे माहीगीरों ने मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट कर लिया है, कछुओं की और डॉल्फिन की मोर्टेलिटी अब तकरीबन ना होने के बराबर है। टर्टल चूंकि एक इंक्विजिटिव एनिमल है, वो बाकायदा देखता है क्या चीज जाल पड़ी है तो उसको अपनी इंक्विजिटिवनेस में उसको टेस्ट करने के करीब आता है, तो जाल के करीब आके उसको फंसने के चांस होते हैं। लेकिन डॉल्फिन सरफेस से क्रॉस कर जाती हैं, तो ये जाल नुकसानदेह। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल है कि माहीगीरों में अब बहुत अवेयरनेस है और वो अक्सर कोशिश ये करते हैं कि जो उनके जाल में फंसा हो उसको प्रॉपर्ली रिलीज कर सके। खतरात तो मौजूद है, लेकिन बहुत सारे एक्शन भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे फिर एक्शन भी लिए जा रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, ये बताइए सर कि ओवरऑल इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मरीन एनिमल्स हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 1 बाय 1 करके इन सब के मरीन एनिमल्स के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कीजिए। ऐसा है कि जिस तरह एक कुदरत का एक माहौल होता है, उसमें हर एनिमल का अपना एक रोल है और उसकी अपनी एक पोजीशन है जिस तरह वो मौजूद है। अगर वेल मौजूद है तो वो दुनिया के सबसे बड़े प्रेडेटर हैं, सबसे ज्यादा हायर लेवल के एनिमल्स हैं, दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, उस पर फीड करते हैं। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी वेल भी है, वो हालांकि पानी को छान के उसमें छोटे झींगों खाती है, लेकिन वो खाती एनिमल्स को है। तो इसका एक रोल है। इसी तरह टर्टल है जिसमें बाज शेल्स को खाते हैं, बाज जेली फिश को खाते हैं, बाज दूसरी फिशेस को, और बाज जैसे ग्रीन टर्टल है वो समुद्री घास को खाता है। तो हर एक की पोजीशन मौजूद है, तो हर एक के बचने के लिए तरकीब भी उसके हिसाब से एडजस्ट की जाती है। अब हम अपने जो खासतौर पे अगर माहीगीर, आम आदमी, आवाम अवेयर होंगे तो इन जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, उनके बचाव किया जा सकता है। उनको जो पहले बहुत बड़ी तादाद में ये कछुए और दूसरे जानवर मरते थे, लेकिन अवेयरनेस ने अपना एक रोल प्ले किया है और अब इनकी तादाद में बहुत कमी हो गई है। लेकिन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ऐसे फैक्टर हैं जिस पे इंसान का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं है, वो अभी भी उन लोगों को नुकसानदेह हैं और वो उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस होगी आम आदमी में, स्टूडेंट्स में, फिशरमैन में, कम्युनिटीज में, और जो लोग उन इदारों में हैं जो कोई इनको कंट्रोल करते हैं, कवानीन हमारे पास बहुत अच्छे बने हुए हैं। उन कवानीन पे अगर अमल कर लिया जाए और आम आदमी उससे अवेयर हो तो इन जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है और किया जा सकता है। आइंदा भी हम इंशाअल्लाह इन जानवरों को महफूज रखेंगे। सही, आइंदा भी इन जानवरों को आप महफूज रखेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये जो टर्टल है इनकी स्पीशीज़ के बारे में बताएं, इनके बारे में बताएं। जी जी।
टर्टल हमारे पास ऐसा है कि अरेबियन सी में जो हाँ। हमारा मेन टर्टल जिससे लोग वाकिफ हो ग्रीन टर्टल है, क्योंकि वो अंडे देने के लिए साहिल पर आता है। हाँ। और पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 ऐसे मशहूर साहिल है जहाँ पे हजारों की तादाद में टर्टल आते। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है कि टर्टल हमारे पास मेहमान होता है। हाँ। ये मादा सिर्फ यहाँ अंडे देने के लिए आती है और ये बच्चा जो है ये माइग्रेट कर जाता है उन इलाकों में जहाँ पे समुद्री घास मिलती है। पाकिस्तान में हाँ। समुद्री घास सी ग्रास नहीं मिलती, सी वीट तो मिलती है हाँ। लेकिन सी ग्रास नहीं है। तो या तो वो इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ का या साउथ के बहुत सारे इलाके हैं, या वो पर्शियन गल्फ में या रेड सी के इलाके में या साउथ इंडियन ओशन का जो इलाका है, जो मशरकी साहिल है अफ्रीका का, उसमें सी ग्रासेस मौजूद है, वहां जाते हैं खाने के लिए। लेकिन इस फीमेल की खसूसियत ये होती है टर्टल की तमाम फमील की कि जहां वो पैदा होती है अंडे देने के लिए वो वहीं वापस आती है। तो हमारे पास ये मेहमान होती है, जाती है दूसरे जगहों पे सरवाइव करती है, लेकिन अंडे देने के लिए अपने घर पे जरूर वापस आती है। लेकिन टर्टल की स्पीशीज है जिनमें 3 स्पीशीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं। लेदर बेक है कि सिर्फ 15 के करीब उसके स्पेसिमेन अब तक मिले हैं। इसी तरह हॉक्सबिल दुनिया की सबसे मालूम होने वाली टर्टल की किस्म है, उसके भी 10-12 से ज्यादा हमें नहीं मिले हैं। और ये जो अभी कल नजर आया है जिसमें हम लॉगर हेड कहते हैं, ये भी एक टर्टल ऐसा है कि जो शेल को क्रश करके खाता है, ये भी हमारे पास ना होने के बराबर है। और हमें इसमें सवाई ग्रीन टर्टल के दूसरे टर्टल हमारे जो पास मिलते हैं, खास तौर पे जो बहुत बड़ी तादाद में ऑलिव रिडली मिलता है, ये कहाँ अंडे देने जाता है ये अभी भी एक मिस्ट्री है जिसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टर्टल को फॉलो करना और ट्रैक करना जरा मुश्किल है। लेकिन अगला ख्याल ये है कि ये या तो पर्शियन गल्फ में इसकी रुकड़ी है जहाँ पे वो अंडे देने जाती है मादा, या कुछ ओमान के इलाके में। लेकिन दुनिया की सबसे बड़े ये जो ऑलिव रिडली के जो अंडे देने का इलाका वो इंडिया में ईस्ट कोस्ट पे इलाका है जहाँ पे वो हजारों की तादाद में एक दिनों में अंडे देने आते हैं, उसे आरी बाटा कहते हैं। शायद हमारा कछुआ वहां पे भी जा करता है, लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री है कि 1990 के बाद से अब ये पाकिस्तान में ब्रीड नहीं करता है। मेरा ख्याल है जो अभी तक हमारी तहकीक है ये शायद क्लाइमेट चेंज का असर है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना और उसका इम्पैक्ट किसी एनिमल पर स्टडी करना जरा खासा मुश्किल काम है, लिहाजा अभी भी तहकीक जारी है। बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि हम पता करें कि वो क्या सबब है कि ऑलिव रिडली जो हमारे पास खुले समुद्र में बहुत बड़ी तादाद में है, वो क्यों नहीं अंडे देने के लिए आते, जबकि खुले समुद्र में मौजूद है, किनारे पे आने में कोई ना कोई रीजन है। तो हमें अपनी इन टर्टल्स के बारे में मालूमात बहुत महदूद है, क्योंकि टर्टल समुद्र का ऐसा जानवर है जो पूरी जिंदगी समुद्र में रहता है और सिवाय मादा अंडे देने के लिए आती, नर फिर भी नहीं आता। तो मालूमात का हासिल करना कछुओं के मुताबिक, समुद्री कछुओं के बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लोग अवेयर भी हैं, लोगों को पता भी है, माहिगीरों को भी पता है। इंशाल्लाह देखिए ये मिस्ट्री इंशाल्लाह सॉल्व होगी ताकि हम उनके ब्रीडिंग ग्राउंड का पता करें, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनके तहफ़्फ़ुज़ के काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अभी इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा जालों का इस्तेमाल, वो जाल जो खतरनाक जाल हैं उनका इस्तेमाल खत्म करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। वो इलाके जहाँ पे ये अंडे देने के लिए इनकी मादा आती है या जिन इलाकों में ये ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे शिकार में कुछ कमी करनी चाहिए। दूसरा ये कवानीन मौजूद है कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन पे आमद दरामद बहुत जरूरी है। और मादा कछुओं को जब साहिल पर आते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे खतरात का सामना करता है, मसलन चीले, कौवे, कुत्ते और दूसरे जानवर या इंसान भी उसके जहाँ वो अंडे दे के जाते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब टर्टल की एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी स्ट्रोला आइलैंड पर करती है। अब रिसेंटली कुछ वहाँ पर गैर कानूनी किस्म की कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से उस बीच पे जहां पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा टर्टल आते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज
से रात को लाइट का जलाना जो है वो टर्टल के लिए एक समझिए जहर कातिल है, क्योंकि टर्टल अपनी पोजीशन को लाइट के हिसाब से एडजस्ट करता है, उसका ब्रीडिंग साइकिल। तो अगर हम साहिल के किनारे हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे और लाइट जला के जश्न मना रहे होंगे तो टर्टल की उसकी डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, वो मुमकिन है गलत जगह पे चली जाए और वहां अंडे दे, गलत जगह पे अंडे देगी तो वो अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इस किस्म की जो तरक्की के नाम पर गलत किस्म के काम या गैर कानूनी काम है कि उस इलाके में जहाँ पर ये टर्टल पाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन का करना, वहां पर डिस्टर्ब करना, ये बहुत जरूरी है कि इसे पाबंद किया जाए। कराची में भी जो हॉक्स बे का साहिल है उसके किनारे हट्स बनी हुई है, वहां पर भी लोग ये कबाड़ा करते हैं, गाड़ियां रोशनी और ये सब करते हैं, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो जो लाइटिंग के हवाले से आपने बात की थी, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि उसके क्या नुकसानात होते हैं, वो जो बीम लाइट एंड ऑल दैट जिक्र करते रहे इससे पहले भी हम लोग, वो बताइएगा सर। ऐसा है कि बहुत सारे एनिमल्स, खासतौर पर समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल चांद और सूरज की रोशनी और उनकी मूवमेंट के हिसाब से अपनी ब्रीडिंग पैटर्न को एडजस्ट करते हैं। चांद एक पर्टिकुलर जगह पर होगा और लाइट इस तरह होगी तो वो अंडे देने आएंगी। तो जो समुद्र के किनारे आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जो भी इंसान पैदा करता है, चाहे वो गाड़ियों का है या घरों का हो या रोड के किनारे लगी हो, तो वो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये ऑयल जिसका बहुत पोल्यूशन है, इसी तरह इसको लाइट पोल्यूशन कहा जाता है। तो ये लाइट पोल्यूशन की वजह से जो एनिमल आता है उसको मिसक्यू हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैंने कहाँ अंडे देने जाना है, और ये भी नहीं पता चलता है कि ये क्या अंडे देने का राइट टाइम है। तो वो अलग टाइम पे मादा का समुद्र से बाहर आ जाना और फिर बाहर आकर गलत जगह पे अंडे को दे देना या अंडे ना देना, ये सारी की पॉपुलेशन के लिए बहुत खतरनाक है। तो समुद्रों के किनारे पाबंदी लगनी चाहिए कि लाइट्स रात के वक्त अनकंट्रोल लाइट्स नहीं होनी चाहिए। देखिए एसेंशियल लाइट्स तो लगेंगी, लेकिन गाड़ियों का दुनिया के अक्सर मुल्कों में समुद्र के किनारे अपनी लाइटों को डिम करना पड़ता है। तो हमें भी थोड़ी सी अपनी शऊर को बेदार करना चाहिए। रोड के किनारे, समुद्र के किनारे पिकनिक मनाते हुए जो फायर वर्क करना या लाइट्स को जलाना, शोर गुब्बार करना, ये इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हमारी पॉपुलेशन शायद दूसरी वजह से तो अफेक्टेड नहीं है टर्टल, लेकिन रोशनी की जाती और गलत इस्तेमाल की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन पर असर पड़ सकता है। इस सिलसिले में WWF, पाकिस्तान और दूसरे इदारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने लोगों में बहुत अवेयरनेस की है। हम जब लोगों को टर्टल वॉच पे लेके जाते दिखाने के लिए कि फीमेल ने कैसे अंडे दिए हैं, तो बाकायदा एक प्रोटोकॉल है कि कोई लाइट एक्सपोज नहीं होगी, कोई टर्टल पे लाइट नहीं डाली जाएगी, कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं होगा, कोई फ्लैश लाइट इस्तेमाल नहीं होगी, रेड कलर की लाइट जो टर्टल को नजर नहीं आती है उसका इस्तेमाल होगा या कंट्रोल तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर लाइट ही एक मामूली सा फैक्टर है, उसका भी ख्याल रखा जाए तो हमें टर्टल की पॉपुलेशन में गिरा कदर इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौज़म साहब आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत मुफीद बातें हुई। और मरीन एनिमल्स को बचाना हम सबका फ़र्ज़ है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। चलिए जी, शो में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है बाकी एक्सरसाइज से किस तरह मुख्तलिफ होती है? इसमें जो आपके मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं और रेजिस्टेंस का भी सामना होता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कितने दिन आप ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ये आपको किस तरीके से फिट बनाती है और ये किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट जो है वो प्ले करती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा अली जो कि फिटनेस ट्रेनर है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं उज़मा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उज़मा, ये बताइए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से की जाती है? इसमें मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बाकी ट्रेनिंग से किस तरह से मुख्तलिफ होती है और ये किस तरह से हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है?
ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी इसको कहते हैं। हाँ। या की जाती है आपके बेसिकली मसल्स बिल्ड करती है, ठीक है, हम्म। मसल्स बिल्ड करने के लिए की जाती है। हाँ। इसको हम रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं, डंबल से कर सकते हैं, आप हाँ। अपने घर में मशीन की इसकी जरूरत नहीं है, आप डंबल ले लें, हाँ। कैटल बेल ले लें, इस तरह की किसी भी वेट से आप मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक हाँ। है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बड़ा मिथ वुमेन्स से बात कर रही हूँ कि हम्म। वो अपने जहन से निकाल दें कि वो ये सोचती हैं कि स्ट्रेंथ हाँ। ट्रेनिंग करने से उनकी बॉडी बल्क पे चिप जाएगी। ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई नहीं होता फीमेल्स में कि हाँ। उनकी बॉडी बल्क पे जाए, ठीक है। हाँ। या तो वो स्टेरॉइड्स लें या तो इंजेक्ट करें अपने अंदर, इस तरह की चीजें तो हो सकता है। अदरवाइज आपकी बॉडी टोन्ड होगी, सही है, हम्म। लीन बॉडी आपकी एक हम्म। अच्छी बॉडी हम्म। होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, ठीक हम्म। है। हम्म। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स पे, ठीक है, जो आपने कहा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम्म। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले फैट लॉस है, हम्म। ठीक है। फैट लॉस होता है, आपकी बॉडी जब फैट लॉस पे जाती है तो आपकी एक लीन बॉडी आती है, ठीक है, जिसमें आपका वेट लॉस भी है, फैट लॉस भी है। हम्म। उसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिज्म पे। हम्म। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा होता है, हम्म। सही है। बात करते हैं बोन हेल्थ की। बोन हेल्थ सबसे ज्यादा फीमेल्स को इशू हो रहा होता है कि आपकी बोन हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा 30 के बाद जो है, 40 के बाद फीमेल्स को, मेल्स को, सबकी जो है बोन हेल्थ रिड्यूस हो रही होती है। फीमेल्स की इसलिए बात करते हैं ज्यादा क्योंकि हाँ। जब उनका एक एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है, यानी हाँ। उनका मेनोपॉज का पीरियड आता है आफ्टर 45-50, तो उनके लिए उस वक्त बहुत ज्यादा होती है। तो अगर जो फीमेल्स पहले से हम्म। शुरू से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम्म। उनकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उनको हम्म। कोई सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होते हैं, उनकी हार्मोनल हेल्थ बहुत अच्छी हो रही होती है, हम्म। ठीक है। इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। आप डेली वर्क बहुत अच्छे परफॉर्म हम्म। कर सकते हैं, ठीक है, हम्म। आप सारे काम अपने कर सकते हैं इजीली। हम्म। आपकी सारी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बेहतर होती है। और हम्म। ये मत सोचिए आप कम वेट से स्टार्ट करें और फिर उसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करें, हम्म। जितना मतलब आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। आप सिर्फ वेट नहीं उठाना, आपको हम्म। प्रॉपर पोस्चर और प्रॉपर वेट गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस वेट से स्टार्ट करना है। हम्म। और आपको उसकी फॉर्म सही पता होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज सही परफॉर्म करें, ठीक है। हम्म। उसके साथ जो आ जाता है कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। आप हम्म। बात करें जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वो हम्म। कहते हैं कि हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, ठीक हम्म। है। तो मतलब आपकी एंजाइटी, आपके सारे मसले जो होते हैं, ये सारे स्ट्रेंथ हम्म। ट्रेनिंग से ही दूर हो रहे होते हैं और आपको एक अच्छी हाँ। हेल्थ दे रहा होता है। सही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है कि इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। अच्छा ये बताइए किन लोगों को जी। करनी चाहिए ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कितने क्या प्रोसेस है इसका, मतलब अगर किसी ने सोचा है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है तो या चाहती है तो कितने दिन लगते हैं, कितने मंथ, मतलब 3 मंथ्स, 1 मंथ या थ्रू आउट आप इसको लॉन्ग लास्टिंग लेके चल सकते हैं? अच्छा, देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाँ। कोई एज नहीं है इसकी, आप अच्छा। सब कर सकती हैं। हम्म। फीमेल्स ज्यादा एज की हो जाए, अगर 40 प्लस है, वो सोचे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो हम्म। बिल्कुल नहीं। हर एज की फीमेल के लिए बहुत हम्म। ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी। हम्म। फीमेल्स की बात हम जब कर रहे हैं हम्म। तो उसमें ये होता है, अच्छा, आपने ग्रेजुअली स्टार्ट करना है इसको, हम्म। यानी आप 3-4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक हम्म। है। उसमें ये है कि आप जो है नंबर ऑफ सेट्स आपको पता होने चाहिए कि आपको कितने परफॉर्म करना है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल 13-14 रैप्स आपने एक एक्सरसाइज के 3 हम्म। टाइम परफॉर्म करना है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। इस तरह से आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डेली हम्म। कोई मसल कर हम्म। सकते हैं अपना, ठीक हम्म। है। अच्छा, इसके साथ साथ बोन हेल्थ तो आपकी इंप्रूव होगी, उसके साथ आपकी कार्डियक हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। हम्म। 2024 की रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो वुमेन्स जो है 3-4 टाइम्स भी अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें तो उनकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उन्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत इंप्रूव होता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंप्रूव हो रहा होता है। हम्म। और एस्ट्रोजन लेवल जो गिरना शुरू होता है वो गिरता नहीं है, यानी एस्ट्रोजन जब आपका गिरता है ना आपकी बॉडी हम्म। से, तो हम्म। एस्ट्रोजन का काम क्या है कि वो आपकी बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है रीबिल्ड हम्म। के लिए, आपकी बोन्स को। हम्म। इसका एक फंक्शन ये भी है। तो ये जब आपका एस्ट्रोजन लेवल गिरना शुरू होता है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो हम्म। गिर जाएगा तो आप जो है फिर जाहिर है आपका सारे काम, आपके हार्मोनल फंक्शन, आपकी बॉडी फंक्शन हम्म। नहीं सही हो पाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है कि वो फिर उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाता। अच्छा ये बताएं कि अब किसी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी है तो उसके लिए उसको मतलब अपने आप को किस तरीके से लाइफस्टाइल रखना होगा, कैसे उसको फिर उसकी डाइट क्या होगी, उसके दीगर प्लान्स क्या होंगे, उसका पूरा एक सोशल लाइफ, जाहिर सी बातें आप चेंज करते हैं जब आप किसी भी ट्रेनिंग की तरफ या एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, आपके स्लीप आवर्स चेंज होते हैं, डाइट प्लान चेंज होता है, तो क्या चेंजेस आएंगे फिर लाइफ में, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं उज़मा? जी, सबसे पहले तो आपका सबसे लाइफस्टाइल तो चेंज होना ही होना है आपका, ठीक है। जब आप बात करते हैं लाइफस्टाइल की, तो आपने जब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है
तो उसमें आपका क्या है, सबसे पहले डाइट की अगर हम बात करें तो आपको पोस्ट मील, प्री मील आपको बताना चाहिए आपको क्या लेना है। प्रोटीन का इंटेक बेसिकली आपको हाँ, ज्यादा करना होता है। सही। जाहिर है आपका मसल आपको एक गेन करना है, आपको लीन बॉडी बनानी है, तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है आप। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उसके साथ वाटर इनटेक कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपने वाटर इनटेक करना है, हाँ, और गुड हेल्थ मतलब अच्छी डाइट पे जाना है। हाँ, आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाना है। वो हर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब हाँ, भी आपने एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे जब भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पर। हाँ। ठीक है, तो आपने जो है मतलब इसी तरह लेके चलना है अपनी बॉडी को। हुँ, आपने स्लीप पैटर्न, 8 आवर्स की स्लीप मस्ट है आपके लिए। सही है, आजकल बिल्कुल नहीं है, रात को सोना नहीं सोते हैं लोग, हाँ। लेकिन अपनी बॉडी जब रेस्ट पे जाएगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब भी आपके लिए हुँ, हेल्पफुल है कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, मस्ट। हुँ, ठीक है, हुँ, एक मसल करेंगे आपने उसको रेस्ट देना है, नेक्स्ट डे आपने वो मसल नहीं करना है। हुँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कि आपको ये सब परफॉर्म कर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करने से पहले इंसान को समझना चाहिए। अब जब स्लीप आवर्स चेंज होते हैं, जब आप अपना डाइट प्लान हम्म। चेंज करते हैं, उसमें हम इससे पहले भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि लोगों को ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना या कोई भी एक्सरसाइज करना क्यों मुश्किल लगता है, ख़ास तौर से ख़वातीन में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद वो बहुत मुश्किल है इस तरह की एक्सरसाइज करना, शायद उनके मसल्स जो हैं वो कहीं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि जो मिड एज अच्छा। ख़वातीन होती हैं, हाँ, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम योगा भी नहीं कर सकते। मैंने जो योगा की एक हमारे पास ट्रेनर थी, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था, और आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में उन ख़वातीन के लिए बताएं कि ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी आसान है, कौन कौन कर सकता है, किस एज के लोग, जैसे आपने बताया सब कर सकते हैं, बट इसके कुछ ऐसे स्टेप्स तो नहीं है जो कि लोगों के लिए मुश्किल हो, क्योंकि उनको बिल्कुल फिक्र होती है बिल्कुल। कि भाई ठीक है, हमें तो डॉक्टर ने हमें जो है वो कमर दर्द रहती है तो हम ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए बताएं कि इसके क्या आसान स्टेप्स भी हैं जो घर में किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अवॉइड करती हैं कि वो जिम नहीं जा सकती हैं। जी। सही। अच्छा, सब अपनी जो भी खवातीन सुन रही हैं उनके लिए देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कुछ ऐसा नहीं बनाए कि बहुत ज्यादा मैं वेट नहीं उठा सकती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेट हाँ, हमसे कैरी नहीं होगा। नहीं ठीक है, होगा। नहीं यार, मेरे तो लोअर बैक में पेन है, मेरे तो हाँ, शोल्डर में पेन है, शोल्डर में मैं पेन तो है, यार हाँ, ये वेट कैरी नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर होता है सकते, बहुत। ठीक बिल्कुल। है, तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपने हाँ, कम वेट से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप घर पे स्टार्ट करें, नहीं जाए जिम, आप हाँ, अपने डंबल्स नहीं ले सकते, आप वाटर बॉटल ले लें। हाँ, आपने 2 वाटर बॉटल उठाई हैं, आपने बाइसेप कर्ल करना है, सिंपल। हाँ, वेट के लिए आपने उठा के कर्ल करना शुरू करें। आप जो भी एक्सरसाइजेज है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज बिगिनर्स के हाँ, लिए मिल जाएंगी जो हाँ, आप स्ट्रेंथ की कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि किस फॉर्म में हो रही है वो और किस तरह करनी है। हुँ, लेकिन बॉटल का वेट इतना नहीं होता कि आपने स्टार्ट कम से ही करना है। हुँ, आपने अगर आज स्टार्ट करना शुरू किया है तो 1 kg डंबल से कर लें, 2 kg से कर लें, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो 2 kg आपको इतना आसान लगेगा कि आप आराम से वेट शिफ्ट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को आदत होना शुरू हो जाएगी, हुँ, स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक हुँ, है, और इससे बॉडी टोन होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके आर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा, जो आपका ट्राइसेप है वो आपको बहुत लूज लग रहा होता है। तो इन सब बॉडी पार्ट्स को टोन करने की हुँ, बेस्ट एक्सरसाइज ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। हुँ, यानी आपने ट्राइसेप एक्सरसाइज करनी है, आपने पुश हुँ, डाउन करना है, आपने फ्रेंच कर्ल्स करने, सारी हुँ, एक्सरसाइजेज हैं यूट्यूब पे। तो आप हुँ, उनको देखें और उनको करें, परफॉर्म करें। और देखें, ये एज ये बिल्कुल छोड़ दें कि मेरी लोअर बैक में पेन है तो मैं नहीं, आप कर सकते हुँ, हैं। आप ग्रेजुअली एंड स्लो स्टार्ट करें। ठीक है, नंबर ऑफ रैप, ठीक है, आज आपने 10 कर ली, नेक्स्ट डे आप 12 कर लें। इस तरह से आप ग्रेजुअली अपने सेट्स को बढ़ाएं, हुँ, और 3-4 डे कर लें। जरूरी नहीं आप डेली करें, चले आप नहीं डेली करना चाह रहे, 3 to 4 टाइम्स, मतलब आपने वीक में 3 to 4 टाइम्स भी कर लिया है तो हुँ, इट्स गुड कि हुँ, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ पे लेकर आ रहे हैं। और जब आप करना शुरू करेंगे ना, जब उसके एडवांटेजेस आप देखेंगे, हाँ, तो आपको खुद ब खुद अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। और ये हाँ, जो सारी बातें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कर रही हूँ, ये हुँ, हमारी खवातीन को पता नहीं होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली है क्या और वो क्यों करनी चाहिए। तो जितनी मैंने अब चीजें बताई हैं, आप अपने आप को देखें। आप हाँ, जब स्टार्ट करेंगे, आपके हार्मोनल फंक्शन बहुत बेहतर होगा, हाँ, आपकी मंथली साइकिल बहुत बेहतर हो जाती है। हाँ, और ये आगे जाके जो फीमेल्स को मतलब नहीं कर सकती, आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी कि फीमेल्स ने आफ्टर हाँ, 45 उस्मा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल इस स्टार्ट पर की, बात करेंगे, और बिल्कुल इस पर अभी उनकी, बात करते यस, हैं। उनकी हाँ, जो है बोन हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है, और फिर वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो चलना वो शुरू हो जाती सच है, है, वो कोई मतलब फेक वीडियोस नहीं होती, कि सच है। अगर आप सच है, स्टार्ट करें, आपके लिए हाँ, कोई एज नहीं है। आप 50 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई खातून है 50 यस, ईयर्स की ना, वो सोचे हाँ, कि यस या ये मेरे लिए बात नहीं हो रही, नहीं, ये बात आपके लिए है। और हाँ, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको ज्यादा नीड है इस वक्त मसल ट्रेनिंग स्टार्ट करने की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने की। आपकी मदर्स हैं घर में, आप लोग उन्हें मतलब ला के दीजिए, वाटर बॉटल दीजिए, 1 kg के डंबल आप उनके साथ परफॉर्म करें।
तो उनकी हेल्थ देखें कितनी बेहतर होगी। अगर बिल्कुल उनके ठीक कह रही हैं शोल्डर उज़मा, हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इस पर ना हम लोग सारे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जितने भी फिटनेस ट्रेनर होते हैं, उज़मा हैं स्पेशली, उज़मा तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती हैं इस बात पर। अच्छा, पर्सनली मैं भी इस बात पर यही राय रखती हूँ, और मैं भी उन तमाम ख़वातीन को यही कहूँगी कि पहले तो ये जो एक्सरसाइज, एक वर्ड है ना कि एक्सरसाइज है, योगा है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इससे डरना बंद करें। यूजुअली क्या होता है कि हमारे दिमागों पर ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, वो जाहिर सी बात है आपके ज़हन पे एक डिप्रेशन बन जाती है कि भाई आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बट फर्स्ट आप ये जान लें कि इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छे हैं, जो कि आपके स्किन के लिए अच्छे हैं, जो कि डेफिनेटली आपको एक्टिव रखेंगे, आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड उसको बेहतर करेंगे। इसके अलावा आपका स्लीप साइकिल बेहतर होगा। यूजुअली ये होता है कि जब ख़वातीन घर में सिर्फ खाना पका रही हैं या वो सुपरफिशली ऊपर के काम कर रही हैं, उन्होंने डस्टिंग कर ली है या वो बच्चों को देख रही हैं, दीगर चीज़ें कर रही हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत सारी ख़वातीन ये कहती है इतना काम तो हम घर का कर लेते हैं, फिर क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है। नहीं, यू नीड वर्कआउट, चाहे आप थोड़ा बहुत करें। और इसके लिए अब उज़मा जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि घर में रहने वाली ख़वातीन जो हैं जो कि इस नाम से खौफ का शिकार हो जाती है, जिम कौन जाएगा, एक्सरसाइज कौन करेगा, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, उनके लिए आसान स्टेप्स क्या हैं घर बैठे जो वो कर सकती हैं, ये पूछेंगे उज़मा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भाई बात हो रही है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से, और किन ख़वातीन को ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो उज़मा जो है वो ये कह रही हैं कि सब कर सकते हैं, लेकिन उज़मा हमारी ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों के लिए, इन सब के लिए ना ज़रा बताइए कि आसान स्टेप्स क्या होते हैं ताकि वो ये डर खौफ निकाल दे। क्योंकि सबसे पहले ना ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट निकालना जहन से बड़ा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है, आसान स्टेप्स भी कर सकते हैं। जी अच्छा देखिए, एक्सरसाइज में सब चीजें आ जाती हैं। आपकी आवाज़ एको हो रही है उज़मा। जी जी। कार्डियो भी है, कोर ट्रेनिंग भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, एक्सरसाइज में सब चीजें आ जाती हैं। हाँ। सर ये सब आपके ब्लड सर्कुलेशन पे, हर चीज पे काम कर रही होती हैं। हाँ। लेकिन जब हम सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, हाँ। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको वेट कैरी करना है, लेकिन वेट से डरना नहीं है हमें। वेट नॉर्मल कोई भी वेट आप ले सकते हैं, सब हाँ। सिंपल वेट लें। तो मैं इसीलिए आपको इसी बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, हाँ। जब फीमेल्स को ये सोचना चाहिए कि मतलब इतना कम वेट है तो आप उसको ट्राई करें, एक दफा ट्राई करेंगे तो आपका ये डर बिल्कुल निकल जाएगा। हाँ। ठीक है, उस डर को निकालने के लिए आपको एक दफा इसको ट्राई करना जरूरी है। हाँ। और इसको आप घर में करें। आपके पास फॉर एग्जाम्पल डम्बल्स का कोई पेयर ले लें, अगर नहीं है डम्बल आप मार्केट से ले सकते हैं। हाँ। आपने 2 बॉटल्स लिए हैं, आपने बाइसेप कर, ठीक है, ये कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी नहीं है, आपने सिर्फ अपने शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं एंड दिस इज अ बाइसेप कर्ल। हाँ। तो ये इतनी सिंपल एक्सरसाइज है कि कोई भी कर सकता है। ये वेट पे नहीं जाए, आप कम वेट ले सकते हैं, कोई भी वेट उठाएं, आप उसमें बाइसेप कर्ल कर लें, आपने उसमें हैमर कर्ल करना है। हाँ। आप उसमें डेडलिफ्ट कर सकते हैं, आपकी बैक के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। हाँ। लंचेस करें, स्क्वाट्स करें, अप हेड पोजीशन रखें डंबल्स की, और नॉर्मल स्क्वाट्स जो हम करते हैं, जो पहले भी बता चुके हैं, उसको आपने सिर्फ वेटेड करना है। उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी आपकी। उसमें आपने लंजेस इंप्रूव कर दें, इंक्लूड कर दें, आपने डेडलिफ्ट करना है। तो ये छोटे छोटे वेट्स के साथ ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें और देखें कि कितना फर्क आपकी बॉडी में आता है, और आपकी डेली मतलब उसमें आप कितना अच्छा फील करेंगे। स्ट्रेंथ जब आपकी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। जब हमारे पास फीमेल्स आती हैं, शुरू ही कर रही होती हैं, तो उनको इतना अच्छा फील होता है कि वो फिर हमें आके बताते हैं। तो वो आपको भी, जब आप घर में भी करेंगे तो ये सारे इम्पैक्ट आएंगे आपकी बॉडी पे, और आपको भी लगेगा कि यस, ये हम थू नहीं कर रहे थे पहले से। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दें आज, जो भी सुन रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ना डरना है ना घबराना है। एज की कोई लिमिट नहीं है। यंग लड़की से लेकर बड़ी एज की खवातीन तक हर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है और करनी चाहिए। ये आप ये मत सोचें कि ये जो है कर लें या करनी चाहिए, कुछ नहीं। ये ज्यादा वाइटल पार्ट है आपकी बॉडी के लिए। आपकी जब बोन आगे जाके गिरना शुरू होती है ना, बोन डेंसिटी, तो आपको ये जब बोन डेंसिटी के लिए आपको बहुत जरूरी है। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है एक एज पे आके उनकी बॉडी लूज होना शुरू हो जाती है, सही है, और कुछ होते हैं वो फिट रहते हैं। तो ये डिफरेंस सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है। अगर आपने एक एज में रहते हुए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपके मसल लूज नहीं होंगे, लूज होके लटकना शुरू नहीं करेंगे। सिर्फ टोन बॉडी आपको चाहिए। और सिर्फ देखिए, बॉडी टोन होना ही मसला नहीं है, मसला हमारा सारा फीमेल्स की पूरी साइकिल है, पूरी हेल्थ रखी हुई, उसके जितने भी सारे फंक्शंस हैं, जितने
एस्ट्रोजन परफॉर्म कर रहा है और जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो सारे इंप्रूव हो रहे होते हैं इन्हीं सारी एक्सरसाइजेस को करने से। और ये एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल है, आपको कुछ एक्सरसाइज एक दिन में करनी, कुछ नेक्स्ट डे कर लें। हाँ। सिर्फ इसको सीखना समझना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली मुझे करनी है और मुझे कुछ वेट को इशू ना बनाए और बिल्कुल उसको स्टार्ट कर दें। बॉटल बिल्कुल कम वेट है, जो मैं आपसे कह रही हूँ, आप घर में ट्राई करके स्टार्ट करके देखें। हाँ। और फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू करें। इसमें हम केटल बेल भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप बैंड यूज कर सकते हैं जो आजकल बहुत चल रहा है, हाँ। उसको यूज करके कर सकते हैं। पुशअप है, बहुत स्ट्रेंथन करती है फीमेल्स के। अगर नहीं फ्लोर पुशअप कर पा रही हैं, बॉल से स्टार्ट करें, आप बॉल पे पुशअप करें, फिर आप आए नीलिंग पे आए, उसके बाद आप फ्लोर पुशअप पे आ जाए। तो इस तरह आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो अच्छा, आगे जाके आप बहुत अच्छी जिन लोगों को प्रॉब्लम है उस्मा, जिन लोगों को जैसे चलने फिरने में प्रॉब्लम है, कमर दर्द है या थोड़ा सा जी, बिल्कुल। वो हाँ उनको प्रॉब्लम रहती है, वो बैठे बैठे किस तरह से एक्सरसाइज कर सकती हैं, खवातीन हो देखिए या अभी मर्द मैंने हज़रात? बताया आपके मसल जो है, हैंड मसल आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ। देखिए आपके मसल नी के आपको इश्यूज हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस अगर हैं अगर आप जैसे बता आपको सके उस्मा, एक्सरसाइज अगर इस तरह से है जो आप बता सकती हैं तो प्लीज अगर हाँ। आपके नी में इशू है, ठीक है, तो आपको काफ रेजेस कहते हैं कि आपको खड़े होके काफ रेज करना होगा, हाँ। ठीक है। हाँ। काफ रेज से आपका क्या होता है, मतलब अभी कैमरे का हो जाएगा शो, और मैं उस तरह करूंगी। स्क्वाट्स कर सकते हैं आप, हाँ। उसमें आपको क्या है, वेट करके आपने लेग कर्ल्स कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके नीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाते हैं। आपने अगर कुछ नहीं भी वेट, हल्का सा हाँ। कोई वेट आपने अपने उसके साथ बांधना है, हाँ। आपने एक कुशन रखना है, कुशन के ऊपर प्रेस करना है अपने नीज को, और उसके साथ जो है आपने हाँ। वेट को हल्का हल्का सा कैरी करके उठाना है, यानी अपने हाँ। लेग्स को अप करना है, यानी लेग्स स्ट्रेट करनी है एंड डाउन करनी है। हाँ। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आपने वेट से करनी स्टार्ट कर देनी है, पहले ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है। अच्छा, जब ज्यादा आपका मतलब होता है, जैसे आप फिजियोथेरेपी आप कराने जाते हैं, ठीक है, हाँ। आपके लोअर बैक में मसला है, आपके नी में मसला है, तो वो क्या हाँ। करते हैं, स्टार्ट में पहले आपके स्वेलिंग वगैरह खत्म करने के बाद आपको स्ट्रेंथिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वहां पे हाँ। कुछ ना कुछ वेट ऐड करके आपकी एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। हाँ। तो वो इसीलिए करवा रहे होते हैं कि आपको स्ट्रेंथन हो। तो आप उस फेज पे ना पहुंचे, उसके लिए आपको अभी से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए हाँ। कि आप उसको परफॉर्म करें। सही, बिल्कुल। आपको ना उसको शुरू से इनिशियली भी लेकर चलना चाहिए, तब भी बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो फिर आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होता है, आप उससे फेमिलियर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से बिल्कुल, आपने अभी जिस तरीके से आपने खवातीन को बताया कि भाई आप ये बैठे बैठे भी आसान सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे इसके कर सकते बेनिफिट्स बताइए उस्मा, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो बताइए। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें तो मैंने भी बताया कि भाई ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपका मूड भी अच्छा होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, बेहतर नींद आ जाती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल दैट, किस चीज़ के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और क्या चीज़ आपकी लाइफ की बेहतर हो जाती है? देखिए, एक्सरसाइज का तो इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे हाँ। आ रहा होता है, हाँ। सही है। सब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, ब्लड फ्लो बेसिकली जब भी हम अगर आप वार्म अप भी कर लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। हाँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज को मिला के कार्डियो की कॉम्बिनेशन से अगर वर्कआउट करते हैं, तो देखिए आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ। सिर्फ आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ है यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपकी जो हाँ। कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज्यादा, मतलब हाँ। गुड कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है हाँ। वो कम होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी से। आपकी कार्डियक हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो उसके लिए क्या होता है कि ये हार्ट प्रॉब्लम्स जो अर्ली एज में होना शुरू हो जाते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हाँ। तो एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, कार्डियो और स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन से ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि आप अच्छा लाइफ स्टाइल में भी हाँ। आ रहे हो और अच्छी हेल्थ भी आपको मिल रही है। सबसे ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस जो आजकल के यंग बच्चों में अभी से इतना ज्यादा है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। हाँ। जो नहीं करते हैं उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको स्टार्ट करवा दें। हाँ। और जो यंग एज से आगे जा चुकी हैं फीमेल्स, ठीक है, वो समझती है हमने कुछ नहीं किया अभी तक, तो वो ये मत सोचें कोई एज नहीं है एक्सरसाइज स्टार्ट करने की, एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपनी Yes. एक्सरसाइज शुरू करें, स्लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप फॉरन जंप स्टार्ट कर दें, हाँ। वेट लिफ्ट करना शुरू कर दें, नो। आपने स्लो एंड ग्रेजुअली अपनी हेल्थ को देखना है और आगे बढ़ना है। आप इसको देखें कि आप घर में बैठे हुए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ। आपने वॉक कर लेनी है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हाँ। हाँ। उसके बाद आपने अपने बाइसेप टोन करना है, अपने ट्राइसेप, ये फीमेल्स का ही होता है, इसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है। आपने अप करना है इस तरह से वेट उठा के, कुछ भी पुश डाउन है 90 डिग्री वेट रख के इस तरह से पुश करना है। ये सारी एक्सरसाइज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये जब आप परफॉर्म करते हैं तो बॉडी टोन होती है, हाँ। ठीक है। जो लूज बॉडी होती है वो टोन होने लग जाती है, और अगर आप
फैट है तो फैट लॉस पे सबसे ज्यादा काम होता है, यानी अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, कार्डियो के हाँ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर हम्म ट्रेनिंग, एक प्रॉपर वर्कआउट आप करते हैं ना, तो हम्म आपको पूरी बॉडी का इम्पैक्ट अच्छा हो रहा होता है और आप ग्रेजुअली आगे की तरफ जा रहे होते हैं, यानी अच्छी हेल्थ की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ हेल्थ के साथ साथ आपका अपना लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है, आपकी चॉइसेस चेंज होनी शुरू हो हम्म जाती हैं। आप 40 डेज अगर एक काम कर लेते हैं, फॉर हाँ एग्जाम्पल हम अपने बूट कैंप में कहते हैं कि 40 डेज तक हाँ आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखें। तो जब हाँ अपना लाइफस्टाइल 40 डेज चेंज करते हैं ना, तो अपनी चीजें इतनी बेहतर होती हैं, अपने हार्मोन्स बेहतर होते हैं, अपनी हम्म साइकिल बेहतर होती है, आपकी स्किन क्वालिटी, स्किन कलर बेहतर होने लग जाता है, आपके सारे प्रॉब्लम्स, हेयर हम्म हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीजें जब इम्प्रूव होती है ना, तो आप अपने आप को देख के खुद ब खुद एक मोटिवेशन आती है कि यस हमें करना है आगे। और फिर जब आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो फिर उसके रिजल्ट से भी आप खुश होंगे देख कर के, यस कि हमने एक अच्छी चीज को स्टार्ट किया। सही और ये चल सिर्फ आपके लिए नहीं, हर किसी को आपको ये करने चाहिए। हर किसी को ये करना चाहिए और भाई हम अपने जी प्लेटफॉर्म बिल्कुल। से इस बात के ऊपर हमेशा आपको एजुकेट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारा बॉडी पेन है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चलने फिरने में भी प्रॉब्लम है, फिर भी जितना हो सकता है, जो आपका आसानी है, जो आपका कंफर्ट लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करें। अभी जो एक्सरसाइज के साथ नाम लगे होते हैं ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या फिर आपने डेली जिम जाना है, या ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के साथ लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो नाम लगाए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनसे रिलेटेड होता है, उस वर्कआउट से रिलेटेड होता है, तो आपने उससे ना परेशान नहीं होना होता। यूजुअली लोग ये समझते हैं कि भाई जिम का मतलब है बहुत हार्ड एक्सरसाइज, तो ऐसा नहीं होता। तो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली किसी भी अच्छे ट्रेनर को कंसल्ट करके उससे पूछें और आसान एक्सरसाइज घर बैठे करें। चलिए जी, शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो कंटिन्यू करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं अब कुछ फर्स्ट एड के हवाले से। अच्छा, ये फर्स्ट एड जो है ना, ये नॉलेज इस तरह की है कि ये पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, और जिस घर में बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर सडन कोई इंसिडेंट हो जाए, सडन बेबीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको फर्स्ट एड कैसे देनी है। अच्छा जी, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है या फिर बर्न्स हैं या फिर कोई कट है या फिर कोई पॉइजनिंग हो गई है, कोई ऐसी टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई एयर से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड जो है वो इशू है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक में इशू है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या इस तरह का कोई इशू है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड देना बड़ा ज़रूरी है कि इब्तदाई तौर पर आप बच्चे को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको क्या मेडिकल जो है हेल्प फराहम कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ये मालूमात, ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को कैसे फ़र्स्ट एड दे सकते हैं, कैसे उसकी मेडिकली हेल्प कर सकते हैं, और फिर टिल देन डॉक्टर के ले जाने तक आप उसको कैसे जो है वो सर्वाइव करवा सकते हैं। तो इन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि जो बेबीज़ होते हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि जी आपने फौरी तौर पर अगर इनके साथ में ये ऑइंटमेंट लगा दिया होता, या जो है वो ब्लीडिंग रोकने के लिए ये आपने जो है कर लिया होता, प्रिकॉशन ले ली होती, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ हमारी फेवरेट डॉक्टर रिफत जो है वो मौजूद हैं, और ये पीडियाट्रिशियन भी हैं और बहुत अच्छी हमारी गेस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिफत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, ये बताइए रफ़त कि क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को, बेबीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, फर्स्ट एड दे सके। अच्छा, फर्स्ट एड की जब अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया था टॉपिक का, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कवर्ड। अब बहुत सारी बातें होंगी ना, आप फीवर के हिसाब से सोच लें, आप बर्न्स के हिसाब से सोच लें, आप न्यूबॉर्न के जो प्रॉब्लम्स हैं दोज आर कम्प्लीटली डिफरेंट, वो बहुत अलग एक चीज़ हो जाती है, तो उनके प्रॉब्लम्स दे आर डिफरेंट कैटेगरीज, है ना। लमसम मैं एक चीज़ बताऊं, देयर आर टू काइंड ऑफ पेरेंट्स दैट वी फेस। एक वो पेरेंट है जो कुछ भी नहीं करते, और एक पेरेंट वो है जो बहुत कुछ कर देते हैं, हम कहते हैं बहन इतना नहीं करना था, हमारे पास ले आते हैं। सही बात है, कुछ बिल्कुल। नहीं कर पाते। Exactly, there are so many. You will be very surprised. तो अच्छा, the first category of parents हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है ना? They are those parents, उनको पता सब होता है, ठीक है? But they get so involved. उनको ना सबसे पहले उनकी माइंड में पैनिक ट्रिगर होता है। वो सोचते हैं कि let's just cry for help, बस चीखो चिल्लाओ, आवाज खोलो, ठीक है। उस हवास खोने के चक्कर में दे लूज द कॉमन सेंस कि इस वक्त लॉजिक क्या डिक्टेट करती है कि बच्चे के साथ कोई इमरजेंसी होगी, क्या करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे कॉमन चीज, मैं किसी बुखार नजला जुकाम की बात नहीं करूंगी सबा, क्योंकि हम ये बात बहुत दफा कर चुके हैं,
तो वो चीजें जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बच्चा ड्राउन हो गया, ठीक है, बच्चा किसी पानी में गिर गया, पूल के अंदर गिर गया, और हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, क्योंकि बच्चे तो गटर में गिर जाते हैं, खैर वो तो एक बहुत ही अलग डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें तो आप इमरजेंसी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन घर के अंदर अगर बच्चा किसी स्विमिंग पूल के अंदर या किसी पानी के अंदर ड्राउन हो जाता है, गिर जाता है, उसने पानी बहुत ज्यादा इनहेल कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, द फर्स्ट थिंग इज के पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है, बट बाहर मुल्कों में यू वुड नो दिस के CPR ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, कि पहली फुर्सत में पेरेंट्स को सिर्फ बेसिक स्टेप्स CPR के पता हो। अब हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल मेरे इल्म में तो नहीं है कि हम पेरेंट्स को करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। आई थिंक ऑन अ लार्जर लेवल गवर्नमेंट वाइज सोचना चाहिए इस बारे में। इन आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स कि उनके पास कोई ना कोई यूट्यूब की लिंक होनी चाहिए, क्योंकि देयर आर 1000 वीडियोस जो बहुत इजी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपने CPR किस तरह करना है। अच्छा प्लीज वो मूवी वाला CPR नहीं है, ठीक है ना, वो मूवी में वो जो जज्बाती वाला CPR हो रहा था उसमें बच्चे की तो पत्तियां तोड़ देंगे वो नहीं हो सकता। So you need to know हाँ, वैसे रफत ये चीज़ भी मेरे जहन में आई, आई, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, मेरे जहन में ये चीज़ भी आई कि ये जो CPR करते हैं इसका भी एक ख़ास तरीके का जो है ना वो प्रोसीजर होता है, और इसको भी बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए। इस पर बात करेंगे, बट पहले आप अपनी ये बात कंटिन्यू कर लें, बट मेक श्योर हम इस पर ज़रूर बात करने वाले हैं। जी रफत। तो अच्छा, सो हो गया CPR। हाँ। अब CPR हम तो सिखा नहीं रहे हाँ। अनफॉर्चुनेटली, सो आई वुड रिकमेंड टू पेरेंट्स के सही। डोंट बी डिसहार्टेंड। हाँ। आप लोग वीडियोस देखा करें CPR की, ठीक है ना, गेट एटलीस्ट द बेसिक आइडिया हाँ। कि एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या बस वो नहीं बहुत बेसिक है, कोई साइंटिफिक चीजें नहीं है। हाँ। बच्चे में पता होना चाहिए जोर कितना डालना है, कहाँ डालना है और कितनी डेप्थ में डालना है, पूरा घुस नहीं जाना नीचे, मतलब रिब्स को पसलियों से अटैच नहीं करना, आधा दूर तक दबाना है और फिर वेट करना है कि बच्चा ब्रीथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और फिर बीच में उसको ब्रीथ देनी है, फिर उसको हार्ट CPR करना है, फिर उसके बाद ब्रीथ देनी है। जस्ट ये 2-3 स्टेप्स हैं, और लिटरली सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं। ये इमीडिएट इंटरवेंशंस हैं जो अगर आप विद इन सेकेंड्स कर लेना तो वो जितनी देर आपको 5 से 10 मिनट हॉस्पिटल पहुंचने में लगेगी, यकीन करें कम से कम बच्चे को ऑक्सीजन तो आना शुरू हो जाएगी। 5 to 10 मिनट्स अगर आपका वेस्ट हो गया सिर्फ पैनिक करने में और बच्चे को गाड़ी में डाल के निकालने में, तो 5-10 मिनट्स आर वेरी प्रेशियस, और जब तक बच्चा हॉस्पिटल पहुंचता है हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना, इट्स अ लिटिल टू लेट समटाइम्स। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोबडी टॉक्स अबाउट इज इलेक्ट्रिक बर्न्स, ठीक है, पॉकेट में हाथ चला गया, टॉक लग गया, क्या करना है, ठीक है। बहुत सारी इसकी भी वीडियोस ऑनलाइन आपको मिलेगी। मैं ऑनलाइन का बार-बार जिक्र सब इसलिए कर रही हूँ कि लोग ना ऑनलाइन मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रील्स वगैरह के थ्रू। तो द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी को भी शॉक लगता है ना, उसको अपने नंगे हाथों से नहीं पकड़ना आपने जाके। यू 2 थिंग्स, या तो आपके हाथ में कोई रबर ग्लव होना चाहिए या रबर का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या आपके हाथ में कोई वुडन चीज होनी चाहिए। आप किसी मेटालिक और प्लास्टिक को तो छोड़ देना, आप किसी मेटालिक चीज से उसको नहीं पकड़ सकते। आपको हर हाल में कोई प्लास्टिक या इस तरह की कोई कपड़े से भी नहीं आप पकड़ सकते, कपड़ा भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप किसी को भी बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ हो या लग रहा हो, जब लग रहा हो तो उस दौरान कोशिश करें कि आपके पास चमचे होते हैं ना किचन में, वुडन स्पून होते हैं, आप वुडन स्पून को बच्चे को डिटैच करें। उसके बाद इमीडिएटली पहले लुक फॉर साइंस ऑफ बर्न्स, कहीं जला, जहां हाथ लगा था या जो भी चीज पाँव लगा था, हाथ लगा था, जो भी लगा था, वो जला हुआ तो नहीं है बहुत ज्यादा, तो उस पर फौरन आइसिंग करें ताकि इमीडिएट ब्लिस्टर्स जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकें। एंड देन दैट इज एन इंटरवेंशन जिसमें आपने बच्चे को फौरन इमरजेंसी में लेके जाना है, क्योंकि घर में आप कुछ और नहीं कर सकते। इमरजेंसी में बच्चा आएगा, हम साइंस ऑफ बर्न्स देखते हैं बच्चे में, और सबसे इंपॉर्टेंट हम हार्ट के अंदर देखते हैं शॉक तो नहीं लगा हुआ, तो इसके लिए हमें बच्चे की ECG करना बहुत जरूरी होती है, देखने के लिए कि स्टेट ऑफ शॉक तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा बर्न्स का सिलसिला। अब आती है कि बच्चे ने अपने आप को गलती से या तो गिर गया, स्पेशली गिरा है और बच्चा बेहोश होने लग गया, या बेहोश अभी हुआ नहीं है, बस जोर से उसके सर में चोट लगी है। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है, मेरे पास मदर्स आती हैं 6 महीना ऑनवर्ड्स वो बच्चे लाना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई 6 महीने का बच्चा बिस्तर से गिर गया होता है, यू नो हाइपर एक्टिविटी, बच्चे करवट लेना शुरू कर देते हैं, सही। और कभी 9 महीने का बच्चा सोफे से गिर जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो तो सोफे से गिर के भी सर फाड़ लेते हैं। और ये वाला एरिया जो है ना, स्पेशली ये एरिया, बच्चों का ये बहुत बारीक स्किन होती है और ये यूं फटती है, और फिर उसके बाद आपको स्टिचेस वगैरह करनी पड़ती है। तो वन थिंग अगेन फॉर द पेरेंट्स इज के अच्छा, ये वाली वो चीज है जिसको पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, इसमें हॉस्पिटल लेके नहीं आते। इसको वो कहते हैं बस सही है, आइसिंग कर लो, सिकाई कर लो, और रोया और चुप हो गया, बस बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, 2-3 चीज का ख्याल करना है। रोएगा बच्चा, ठीक ठाक रोएगा, उसका हक है। आपने ये देखना है कि बच्चा रोने के बाद गश में तो नहीं आ रहा, तो में बिल्कुल घूम तो नहीं रहा, या बार बार निठाल तो नहीं हो रहा। हेड इंजरी का रूल है कि आपने बच्चे को सोने नहीं देना, ठीक है, किसी भी सूरत में सोने नहीं देना। अगर बच्चा बहुत शदीद नींद में आ जाए, दैट इज एन इमरजेंसी, यू नीड टू रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और ऐसी जगह जाना है जहां से फौरन CT स्कैन हो सके, क्योंकि दैट मींस देयर इज अ हेड इंजरी, यानी इंटरनल दिमाग के अंदर कोई चोट लगी है जिसकी वजह से बच्चा गश में आ गया।
तो सोना नहीं देना आपने किसी सूरत में। दूसरा, देयर इज ऑल्सो अ साइन कि एक अलामत जिसमें आपने लेके बच्चे को भागना है कि अगर कश नहीं पड़ा लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, बच्चे को आपने देने की कोशिश की उसको कंसोल करने के लिए, तो उसको उल्टियां शुरू हो गई। अगर उल्टी शुरू हो गई, भले नींद में ना हो लेकिन उल्टियां शुरू हो गई हैं और बच्चा इरिटेबल और खाने पीने के काबिल नहीं है, रश टू द इमरजेंसी, उसमें भी हमेशा सीटी स्कैन कराना जरूरी होता है। सो यू रश टू अ काइंड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट जहां पे आपको सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद हो। कोई और जगह समझ में नहीं आती, आप जिना लेके चले जाएं, क्योंकि वो एक ऐसा फेल सेफ प्लेस है जहाँ पे आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन आपने उसको सोने नहीं देना। हाँ, ऑफ कोर्स, जो ही बच्चे को इंजरी हो, जिस साइड पे आपको स्वेलिंग फील हो रही हो, तो वहां पे थोड़ी सी आइसिंग करना बहुत जरूरी होती है। आइसिंग नंबिंग का भी काम करती है और आइसिंग आपकी स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने में हेल्प कर रही होती है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा ना कि फ़ौरन से अगर आपको लगता है कि बच्चे को, बेबी को किसी भी जगह पर इंजरी हुई है तो उसको फ़ौरन सोने नहीं देना, और फ़ौरन अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको कम से कम JPMC मतलब जिन्ना हॉस्पिटल आप ले जाएं उसको। तो रफ़त, अब ये क्या वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसी को चोट लग जाए तो कहते जी उल्टी आ जाए या वोमिट हो जाए तो अच्छा होता है या बुरा होता है, या अगर बच्चा सो जाए तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है? इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ये बताइए, कि अगर चोट लगने के बाद बच्चा सो गया है तो क्या होता है? या कहते हैं ना कि जी वोमिट आ गई, वोमिट आना अच्छा होता है, वोमिट आना नहीं अच्छा होता, थोड़ा सा ये एलैबोरेट कीजिए। अच्छा, वॉमिट आने का अच्छा या बुरा होने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वॉमिट इज वन ऑफ द सिम्टम्स हाँ, जिसमें तो ये मिथ्स क्लियर दिमाग के करें। अंदर, हाँ, दिमाग के अंदर चोट की वजह से अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ने लग जाए, समझ रही हैं आप, चोट लगी, बहुत जोर से लगी, ठीक है, जो हड्डी के ऊपर चोट आई वो तो रहने देना, जो अंदर दिमाग का मटेरियल है जिसको आपका स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, मेन हमारा जो प्रोटेक्शन है ना, वो अंदर के स्कल जो ब्रेन मैटर है उसका है। ऊपर हड्डी तो जुड़ जाती है और बच्चों की तो वैसे ही नरम होती है। इंटरनली क्या हो रहा है कि जब इम्पैक्ट होता है, जोर से चोट लगती है, तो अंदर का जो ब्रेन मैटर है वो सूजना शुरू हो जाता है दर्द के बिना पे, ठीक है। सूजना इतना शुरू हो जाता है, कभी कभार वो तो नॉर्मल स्वेलिंग हो रही होती है और कभी कभार एक ही जगह पे ब्लीड इतना होना शुरू हो जाता है, अंदर से खून इतना निकलता है कि वो उस जगह को दबाना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए देना चाहिए क्योंकि साइंस मिस हो जाते हैं। सोने से बच्चे को सोने की वजह से नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चा सो गया तो आप जज ही नहीं कर पाए कि आपका बच्चा सो रहा है या बेहोश हो गया। यू अंडरस्टैंड? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। अगर गहरी नींद में अगर बेहोश भी हुआ है ना, यू विल अज्यूम मेरा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, कंसोल हो गया है, खैर है। खैर नहीं, वो बेहोश है, वो बेहोश है, हो सकता है वो कोमाटोज भी हो जाए, ठीक है। तो जो फर्स्ट गोल्डन 5 मिनट्स थे जिसमें हम कुछ कर सकते थे, उसके बेहोश होने पर उसको होश में ला सकते थे, कोई ब्रेन स्वेलिंग का इंजेक्शन दे सकते थे, वो गोल्डन मिनट हमारा चला जाएगा। तो इसलिए उल्टी होना नहीं होना इज नो बिग डील। यस, इफ इट हैपेंस, एटलीस्ट आपके पास एक क्लियर सिम्टम है, यू नो समथिंग हैपेंड, वो एक निशानी है कि ओहो मुझे तो लेके भागना है, तो उल्टियां करना शुरू कर दिया इसने। वो तो सहूलत आपकी इस तरह से है कि आपको निशानी मिल गई, आपको वजह मिल गई बच्चे को उठा के भागने की। और दूसरा, अगर बच्चा बेहोशी के आलम में आ गया, नेवर अज्यूम कि बच्चा रो के थक गया है तो सोना चाह रहा है। नहीं, उसको सर पे चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अंदर अंदर खून जमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो बच्चे के दिमाग में प्रेशर डाल रहा है और बच्चे का दिमाग, बच्चे का ब्रेन कोमा में जा रहा है। डू नॉट वेट, रश टू द इमरजेंसी। वी हैव मेडिसिन्स, वी हैव इंजेक्शंस जो ब्रेन स्वेलिंग को कम करता है। लेकिन अगर फौरन वक्त पे बच्चा आ जाए तो, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, इतनी कि खून पीछे से रीढ़ की हड्डी में जाना शुरू हो जाए, वी कैन नॉट डू इट। ठीक। अच्छा रफ़त, जिस तरीके से अभी आप ये इंजरीज़ का जिक्र कर रही हैं, तो ये बताएं कि कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं? एक तो जी ठीक है, बच्चा बेड से गिरा, उसका सर राइट साइड पे गया या लेफ़्ट साइड पे गया, इंजरी हो गई, या फिर और कोई ऐसे फीवर हो गया, मतलब सडन फील हुआ कि हाई फीवर हो गया, या फिर सडन फील हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव ब्रीदिंग है, या फिर फील हो रहा है कि नहीं सांस लेने में मसला है, ऑक्सीजन लेवल का मसला है। उस टाइम पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? अब वही बात है ना कि अगर आपने जिस तरह के कहा कि भाई CPR पहले सीख लें करना, क्योंकि CPR करना कोई आसान काम नहीं होता। CPR के लिए वैसे तो वो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन बात वही है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको पता लगता है कि उसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है। तो एक तो CPR सीखें, टेक्निक के साथ सीखें कि उसको रिब को प्रॉब्लम ना हो, रिब केज कोई कहीं डैमेज ना कर दें, ये एक बात। फिर दूसरी बात ये कि ज़रा स्टेप टू स्टेप बताएं कि किस तरीके से, किस कंडीशन में बच्चे को कैरी करना चाहिए। फीवर हो जाए तो क्या करें, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करें, अगर ब्रीदिंग इश्यूज हों तो क्या करें? ठीक है,
अच्छा देखो, फीवर में तो सिंपल एज एनीथिंग, घर में मैं अपने डॉक्टर, जो भी आपका डॉक्टर है, ठीक है हाँ, ना, हु इज योर पीडियाट्रिशियन, जो भी बच्चे की उम्र है आपके, सही। उस एज के हिसाब से हमेशा कोशिश करें कि बच्चे का एक तो रेगुलर चेकअप इस बहाने हो जाए, ताकि आपके पास पैराडोल का या बच्चे को जो दवा सूट करती है ना, वी हैव पैरासिटामोल की डिफरेंट वैरायटीज हमारे पास 2-3 और मेडिकेशंस हैं जो हम फीवर के लिए यूज करते हैं उन बच्चों में जिनको पैरासिटामोल सूट नहीं करता। सो whatever ब्रांड और whatever मेडिसिन सूट्स योर चाइल्ड, उसका आपके पास डोज लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ना डोज मैटर करता है। एडल्ट में तो हम गोली गोली सबको खिला देते हैं, वो तो सिंपल होता है, बच्चों में ना डोज मैटर करता है। उम्र के हिसाब से डोज आपके पास कहीं ना कहीं किसी भी बुखार की दवा का लिखा होना चाहिए, और हर वक्त आपके कैबिनेट में बुखार की दवा तो होनी ही चाहिए, ठीक है। फ्रेश पीस जिसकी लॉन्ग एक्सपायरी हो, और जब भी फीवर हो प्लीज कीप अ थर्मामीटर। मैं आजकल देखो इतना तंग आ गई हूँ, सब लोग आते हैं कहते हैं माथा गर्म है, बहुत तेज बुखार है। भाई उसको तो और कोई तरीका ही नहीं था बुखार से वो करने का, सिर्फ बच्चे का माथा क्या गर्म हो गया, पूरे घर में बुखार का शोर हो गया, 6 दिन तक एंटीबायोटिक भी खिला दी, सब कुछ खिला दिया, पता चला वो बच्चा सिर्फ गर्म था, उसको बुखार नहीं था। सही, बिल्कुल। बिकॉज नोबडी चेक्ड इट। वही पुराना तरीका, मैंने माथे पे हाथ रखा था, वो इतना गर्म था, मैंने अज्यूम कर लिया कि बुखार है। भाई फर्स्ट 5 years तक बच्चे का माथा गर्म रहता है, नॉर्मल एडल्ट से भी ज्यादा, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही है। फर्स्ट 5 years ना बहुत एक्टिविटी ब्रेन में चल रही है, वो हर वक्त गर्म रहता है। जो चीज नॉर्मली गर्म रहती है उसको हाथ लगा के तो बुखार का तज्जिया नहीं कर सकते आप। सो आई गाइड द पेरेंट्स वन थिंग, थर्मामीटर नहीं है कोई बात नहीं, हाथ है ना उसको उल्टा ले, चेस्ट के ऊपर यूं उल्टा रख ले, दिस पार्ट ऑफ द हैंड शुड टच द चेस्ट लाइक दिस। अगर हाथ ना 2 सेकंड के अंदर अंदर ठंडा ठंडा फील हो, गर्म ना हो, दैट मींस बुखार नहीं है, बच्चे की सिर्फ जल्द गर्म हो रही है, जल्द गर्म, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हाथ यहाँ रखे रखे गर्म होने लग जाए, हाथ भी गर्म होने लग जाए, जेन्युइनली फीवर है, कोर बॉडी टेम्परेचर हीट अप हुआ है, आपका हाथ भी गर्म होना शुरू हो गया, सही, देन यू गिव पैरासिटामोल या व्हाटएवर फीवर मेडिसिन यू हैव एट होम। अच्छा रफत, ये जरूर बताएं कि ये आप किन एज के बच्चों तक के लिए आप ये बता रही हैं, ये जो आप सोल्यूशन बता रही हैं, ये मतलब कितनी एज तक के बच्चे? 5 to 6 years, from birth to 5 to 6 years। क्यों? क्योंकि 5 से 6 साल के बाद ना आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद आके बोलेगा मम्मा आई डोंट फील वेल, वो खुद बताने लग जाएगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये जो पट्टियां रखते हैं कि जी थोड़ा सा तेज फीवर हो गया, 103 फीवर हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को, तो पानी की पट्टियां रख रहे होते हैं, वो किस तरीके से रखें? क्योंकि यूजुअली मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में मतलब मेरे घर में अम्मी मुझे ये कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर किसी को भी फीवर हो या कुछ हो तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की पट्टी नहीं रखनी, टैप वाटर लेना है और हल्का हल्का सा उसको पट्टी रखनी है और फीवर जो है वो कम हो जाएगा। बट इसका एग्जैक्टली मेडिकली तरीका क्या है? अगर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी है बुखार के टाइम पर तो किस तरह रखी जाए? देखो हम भी जो है ना ठंडे पानी की पट्टियां रेकमेंड नहीं करते, ठीक है। एक वक्त था रेकमेंड किया जाता था, जब बच्चा 1 से 4 के बुखार के साथ आता था तो कोल्ड स्पंजिंग कही जाती थी, मतलब बिल्कुल बर्फ वाला पानी, बल्कि एक हम डिश लेते थे, उसके अंदर हम बर्फ के आइस क्यूब्स डालते थे, उसके अंदर गॉस पीस डाल डाल के बच्चे को पूरा ठंडे पानी से कवर करते थे। बट दोज वर द डेज जब हमारे पास इंजेक्शन के ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन है हमारी, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं आती थी। अब हम बेबस थे कि मुंह से या तो हमने दवा पिलानी है और फिर वेट करना है कि वो दवा जब तक हजम होगी तो वो असर करेगी, तो मीनवाइल हम क्या करते थे, ठंडी पट्टियां डाल देते थे। उसके बहुत नुकसान थे, एक तो उससे आइस बर्न होना शुरू हो जाता है, उसकी दूसरी सबसे बड़ी साइड इफेक्ट ये कि बॉडी टेम्परेचर बहुत सडनली डाउन होता है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रफत कि आइस बर्न कैसे होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट आप कंटिन्यू करेंगे किस तरह रखनी है पट्टियां पानी की? तो आपने पट्टियां नॉर्मल जो नलके में पानी आ रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल पानी जो नलके में आ रहा है, उसमें आपने कोई भी कॉटन का पीस हो या गॉज का पीस हो, व्हाटएवर यू हैव अवेलेबल एट होम, क्योंकि घर में तो यूजुअली कॉटन की टॉवल्स होती हैं, आप उनको अच्छी तरह से गीला करें, ठीक है, उसको निचोड़ें, इट जस्ट नीड्स टू बी वेट, सोकिंग वेट नहीं करना कि पानी टिप 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 टपक रहा हो उसमें से, कोई जरूरत नहीं इतना ज्यादा, आप उसको अच्छी तरह से निचोड़ें। और बच्चे के इंपॉर्टेंट जो एरियाज होते हैं वो आपका माथा होता है, आपका नेक, आपका पूरा चेस्ट, अंडर आर्म्स हो गए, ठीक है, और अंडर लेग्स, बस इन जगहों पे आपने बार बार उस टॉवल को अगेन गीला करना है, निचोड़ना है, रखना है, उठाना है वापस, गीला करना है, निचोड़ना है, रखना है। वो बॉडी की हीट को सोकअप करने का सारा पॉइंट होता है कि आप एक तो बॉडी की हीट सोकअप कर रहे हैं, नंबर 2 आप बॉडी को वेट कर रहे हैं, वेट बॉडी कूल्स डाउन क्विकर देन ड्राई बॉडी, ठीक है।
ठीक है, अच्छा ठीक है रफ़त, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बेनिफिशियल बातें की। और ये ऐसा टॉपिक है ना, इसके ऊपर जितनी भी बात करता जाए ना इंसान कम लगता है। बहुत शुक्रिया रफ़त आपका। अच्छा जी, अब जिस तरीके से पेरेंट्स के लिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको फर्स्ट एड देना आना चाहिए, तो इसमें आपने 3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो आपने जब बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए, तो जैसे रफ़त ने कहा या हम लोग आपको बताते कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की पट्टी नहीं रखनी है, आपने टैप वाटर रखना है। आइस बर्न भी हो जाता है, और कल मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी कि आइस बर्न क्या होता है, क्योंकि अभी हमें जाना है ब्रेक पे। तो यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और हमारी गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी, और वो गेस्ट जो हैं हमारी बड़ी फेवरेट गेस्ट हैं, बड़ी सरप्राइजिंग गेस्ट हैं, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं हम ऐसे इश्यूज़ पर जो कि हमारे रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, आम इश्यूज़ हैं। अच्छा जी, ये जो हर्ब्स होते हैं ये पेन किलर भी होते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट प्ले करते हैं, कितना अहम रोल है। ये जो हमारे घर की रेमेडीज़ होती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये कितनी बेनिफिशियल होती हैं, इसका आइडिया बहुत सारे लोगों को है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसकी अहमियत सही से नहीं जानते। उनको नहीं पता कि उनके किचन में जो कुछ भी रखा हुआ है ना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। उनके किचन में जितनी चीज़ें हैं वो सब उनकी लिए काम आ सकती हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी स्किन के लिए काम आ सकती हैं, कहीं उनके जोड़ों के दर्द में काम आ सकती हैं। लेकिन ये बताएगा कौन? ये बताते हैं आपको हर्बलिस्ट स्पेशलिस्ट, और ऐसी ही बड़ी प्यारी सी बड़ी एक्सपर्ट हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हुमैरा। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा वैसे तो यूजुअली हम ये बात करते हैं ना कि स्किन वाइटनिंग के लिए क्या करना है, या फिर अगर किसी को मस्कुलर वीकनेस है तो क्या करना है, खून नहीं बन रहा, ये सारा कुछ कैसे करना है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन आज आप ये बताइए कि ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये किचन में रखी हुई ये चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, जिसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं होता, इससे हम कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, और घर बैठे अपनी कौन कौन सी परेशानी, बीमारी जो है वो दूर कर सकते हैं। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। जी हुमैरा। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जमाना था जिसमें नानी दादी के टोटके मशहूर हुआ करते थे। तो वो नानी दादियां के ही टोटके आगे जाके फिर ये है कि कमर्शलाइज भी हुए काफी सारी चीजें। हाँ। हमारे किचन में समझ लें कि हम जो एशियंस है ना, हम जो इधर हमारे पड़ोसी ममालिक हो गए, हम एशियंस के पास खजाना होता है किचन के अंदर। हाँ। हमारी बीमारी के इलाज मौजूद होते हैं। और फिर भी मैं ये कहूंगी कि हम एशियंस कोविड से इसलिए ज्यादा सरवाइव कर गए क्योंकि हमारे पास गरम मसाले हो गए, ये जो मसाले हो गए, ये मौजूद थे, हम खाते थे। हाँ। जिसकी वजह से फिर भी हम लोग सरवाइव कर गए हैं। हाँ। तो अभी भी हमारे किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप फर्दर रिलीफ के लिए आप ले सकते हैं। आपके पास अजवाइन है, आपके पास सौंठ, जिसके अदरक का पाउडर होता है, वो मौजूद होता है। आपके पास लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्चें, ये सब आपके खांसी, नजला, जुकाम, जोड़ों का दर्द, हल्दी हो गई, हल्दी आप आंबा हल्दी भी घर में ला के रखें, हल्दी भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें आपके दर्द के लिए या ये कि खांसी नजला के लिए, जिसमें ये सब आपके पास मौजूद होता है। और ये वही बीमारियां जो अमूमन घर में हर एक को होती हैं। गला खराब हो गया, गले खराब के लिए लौंग बेहतरीन है। कॉफी में खाली लौंग पका के आप काली कॉफी दूध डाल के नहीं, वो पीना शुरू कर दे तो आप देखेंगे आपके गला कितनी जल्दी 3 दिन में गला सही हो जाएगा आपका। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अदरक का आपने जिक्र किया, अदरक के हवाले से बताइएगा। कहते हैं कि अगर अदरक का पाउडर और कैस्टर ऑयल मिला के अगर लगाएं तो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद है, घुटने के दर्द के लिए मुफीद है, जो वीक कार्टिलेज होते हैं। तो इसके बारे में ना रेमेडी बताएं कि क्या ये सही है या मिथ है, और एक्चुअल रेमेडी क्या है, ये बताइए हमारा। देखिए, मैं लगाने से ज्यादा बेहतर समझती हूँ तो इसको खाया जाए। अच्छा। आप अदरक का पाउडर जो होता है, इसका कहवा बना के, अदरक का पाउडर भी नहीं है तो मैं कहती हूँ सिर्फ अदरक भी आपके पास है तो डेली आप इसका कहवा बना के पिए हर खाने के बाद। क्योंकि ज्वाइंट का पेन सीवियर उस वक्त होता है जब आपके देखिए गैस्ट्रिक हो रही होती है बॉडी के अंदर। जब गैस्ट्रिक आपकी बॉडी के अंदर जड़ें पकड़ लेती है ना, तो फिर आपका एक तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। yes. जब आपका ब्लड
ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो अदरक जो है आपका जो खून पतला करने की ताकत रखता है, इसलिए कहते हैं कि अदरक का कावा आपको पीना चाहिए। आपकी दिल की शरियानों को भी खोलता है ये। तो कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दें। यानी खाने में भी हो गया, आपने कावा पी लिया, आप देखिएगा कि आपको खांसी नजला जुकाम होता है ना, तो शहद में कहते हैं कि अदरक का रस निचोड़ के करीबन क्वार्टर टीस्पून इसका रस निचोड़ के सिर्फ 3 दिन आप शहद में पी लें, उसके बाद पानी ना पिए रात को सोते वक्त, तो आपका सारा रेशा आपका निकल जाएगा, आपको खांसी खत्म हो जाएगी, गला ठीक हो जाएगा। इसके साथ अगर आप मुलेठी का इस्तेमाल भी करें तो भी ठीक हो जाएगा। और अदरक खास तौर पे उन लोगों के लिए मैं कहूंगी जिन लोगों को ज्वाइंट पेन होता है, वो अदरक का या सौंफ पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करें। आपका कार्टिलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने लगाने की चीज जो मुझसे पूछी है ना कि जोड़ों के दर्द में या इस तरह क्या किया जाए, मैं 3 चीजों का अमृत धारा हमेशा बताती हूँ। सत पुदीना, सत अजवाइन, फिर बता रही हूँ सिर्फ पुदीना, सत अजवाइन और सत काफूर। ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली। आपने किसी भी बॉटल में इन तीनों चीजों को बिल्कुल एयर टाइट बंद करके रख देना है। विद इन हाफ आवर्स ये आपके पास लिक्विड बन जाएगा, ऑयल बन जाएगा। और ये ऑयल आप जहां आपके दर्द है, स्वेलिंग है, आपकी इवन हड्डी का रप्चर हुए हुए हैं, आपके जो टिश्यूज हैं, ये सब के लिए बेहतरीन है। आपके लगाना शुरू करें। और यही अमृत धारा, आपके दांत में दर्द हो रहा है, आप कॉटन बड से वो दांत में लगा लीजिए। आपके पेट में दर्द हो रहा है, पानी में 1 कतरा डाल के पी लें, ये आपके लिए बेहतरीन चीज बन जाएगी घर में। सही, बिल्कुल, और इससे फायदा भी होगा। अच्छा, इसको कितने दिन तक करनी है इसकी रेमेडी उमेरा? देखिए, कम से कम देखिए जितनी भी हर्बल रेमेडीज होती है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होती है। फर्दर एक तो आपको नहीं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 1 महीना एटलीस्ट आप कीजिए। जब आप देखें कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, आप इसको स्किप कर दीजिए। फिर वक्तन फौक्तन आपके जैसे हड्डी का दर्द, जो जिन लोगों की हड्डी ब्रेक हो जाती है, ऑपरेट हो जाता है या झुक जाती है, तो हर सर्दी में उनको वो दर्द महसूस होता है उस जगह पर। तो ये हर सर्दी में आपने अपना बना के रख लिया, और जब भी सर्दी आए आपने ये लगाना है। और खाने के लिए मैं कहूंगी कि अगर जिन लोगों का कार्टिलेज कम हो रहा है, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जो आप एलोवेरा का जेल है वो आप लेना शुरू कर दीजिए, किसी भी जूस में आप डाल दीजिए। इतना सा एलोवेरा का छिलका उतार के, जो गूदा उसका होता है, वो थोड़ा सा, पहले तो एलोवेरा का मैं बता दूं कि एलोवेरा का अगर लीफ आप ताजा लेते हैं, थोड़ी देर पानी में उसको उल्टा करके रख दीजिए, उसका थोड़ा सा जहरीले मवाद है वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप इतना सा पीस पानी में, जूस में मिला के या ऐसे ही ले लीजिए, स्लिप हो जाता है। इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, कड़वा नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, आपके जोड़ों का दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो है ना इंटरनल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, इस सर्वाइकल पेन और जो कमर दर्द है, ये बड़ा कॉमन है। इन दोनों के लिए कोई रेमेडी बताएं हमारा, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पर भी, सोशल साइट पर भी, कि सर्वाइकल पेन है या नहीं ठीक हो रहा, या बहुत टाइम हो गया, हमने जो है वो सारा कुछ करके देख लिया, तकिए भी चेंज कर लिए, सब कुछ कर लिया, और कमर दर्द भी नहीं ठीक हो रहा। तो इन दोनों के लिए बताएं क्या बेस्ट रेमेडी है? देखो, इस सर्वाइकल पेन से मैं गुजर चुकी हूँ। मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने अपना इलाज खुद किया। क्योंकि इस सर्वाइकल पेन की वजह से होता क्या था कि जब मैं खड़ी होती थी ना, तो मुझे चक्कर से आते थे और दिमाग ऐसे ऐसे घूम रहा होता, तो मैं चल नहीं पाती थी, मैं चमचा नहीं उठा सकती थी। तो मैंने खुद ये चीज सोची कि मैं ये करके देखती हूँ। पहले तो मैंने ये जो मैंने अमृत धारा अपना ऑयल बताया है ना आप लोगों को, ये ऑयल इंडिया के कोई मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये चीज बताई थी, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये ऑयल बहुत कारगर है। सही। अच्छा, ये लगाओ। लगाना कहाँ है आपने? जो बीच की हड्डी, जहाँ पे ऐसे गर्दन टिकी हुई होती है ना, जहाँ बीच में, आपने वहां लगाना है इसको। लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं ज्यादातर करके। आपने कोई चीज लगा ली या खा ली, उससे वक्ती तौर पर ठीक होता है। करना क्या है आपने, क्या आपने अपनी गर्दन को ऐसे, जैसे नमाज के लिए आप सलाम फेरते हैं ना, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज करें, और उसके बाद आपने कोई टेबल या कोई ऐसी जगह जिसपे आप हेड डाउन हो जाएं और आपका हाथ नीचे हैंग हो रहा हो, तो वो हैंगिंग में आपने
जैसे इसको ना ऐसे 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 हाथ को ऐसे आपने एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल ढीला छोड़, दोनों हाथों की। ये वाली एक्सरसाइज आप रात को सोते हुए भी करें, बहुत अच्छा होगा। मैंने तो रात को सोने से पहले की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किसी मेडिकेशन के बगैर ये मैंने अपना इलाज खुद किया, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर एहतियात ये है कि जब आप ये गैजेट देख रहे होते हैं ना, तो ऐसे तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेट रखें और कोई टेक लगाने वाली चीज सिर पे करें, वजन कम उठाएं ज्यादा। तो ये इसका इलाज है और कुछ नहीं। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, देखिए वो आपको फिजियोथेरेपी रेकमेंड करता है। सही, तो थेरेपी क्या है? थेरेपी एक्सरसाइज है ना, तो आपने घर बैठे ये वाली एक्सरसाइज करनी, इस पे फोकस रखना है। और गर्दन को जितना आपने, जो मैंने पीछे सेंटर में कहा है ना, यहाँ आपने ये वाले जो थंब होते हैं ना, मैं इससे ऐसे ऐसे देखें, ऐसे 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 राउंड से इस तरह मसाज करना है, प्रेशर देके, ताकि आपका वो प्रेशर उधर बरकरार है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट में आ जाए। सही, बिल्कुल। चले हुमैरा, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे शोल्डर पेन की। और शोल्डर पेन जो है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता है और इसकी वजह से लोग मुस्तकिल डिप्रेस रहते हैं। अब इसकी क्या वजूहत हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जॉइंट्स पेन के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं कि जॉइंट पेन जो है वो किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अच्छा जी, शोल्डर पेन सबसे ज़्यादा ना कॉमन कंप्लेन भी होती है, सर्वाइकल है, शोल्डर पेन है या फिर बैकबोन। हुमैरा, ये जो कंधों में दर्द होता है लोगों के, ये क्यों होता है, ये ज़रा बताइए। और दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है? देखिए, कंधों का दर्द इसलिए होता है कि जो हमारा बैठने का जो पोस्चर है ना, ये हम लोग झुका के बैठते हैं। जब झुका के बैठते हैं तो यही सर्वाइकल पेन इसी वजह से स्टार्ट होता है कि ये आपकी जो स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है यहाँ शोल्डर के ऊपर ना। जब आपके पास स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है तो वो बढ़ते बढ़ते आपका जो शोल्डर है ना, वो फ्रोजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसको मूवमेंट में नहीं लाते हैं। फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज, जब आप सामने, जैसे आप, ये मेरी दीवार पीछे है, दीवार पे आप सामने ऐसे, जैसे आप समझ लें कि मेरे सामने ये दीवार आ गई है, तो आपने ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग करके दीवार के ऊपर हाथ ऐसे 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 ऊपर करते, जितना आप ऊपर करेंगे ना, ये आपकी एक्सरसाइज है। दीवार के साथ आपने ऐसे ऐसे कर, हाँ, दीवार के साथ आप जितना ऊपर ले, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर, मैं सारी चीजों से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले फ्रोजन शोल्डर मुझे हो गया था। और मैं एक बहुत मारूफ डॉक्टर हैं हमारे, वो तो अब अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उन्होंने मुझे, वो मेरे अंकल भी होते हैं, तो अंकल के पास मैं सिर्फ दिखाने गई थी, तो उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगा दिया था उस पे। तो ये मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, 12-15 साल की बात हो गई। और तो उन्होंने मेरे जब इंजेक्शन लगा दिया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है या पेन में कुछ नहीं। और फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा क्या, क्योंकि देखिए हर चीज का इलाज ये नहीं होता, मैंने कहा ना कि कुछ खा लिया, कुछ लगा लिया तो इससे हो गया। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, जब आप उसको काम में नहीं लाएंगे, आप उसको रोटेशन में नहीं लाएंगे, तो वो जाम होना शुरू हो जाएंगे। गाड़ी का इंजन भी ऐसा ही होता है कि जब आप उसको काम में नहीं लाते तो इंजन खराब होना शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है, जंग लग जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस करें। और सबसे पहले कोई बॉल या कोई ऐसी चीज लेके हम जितनी एक्सरसाइज इस तरह करते रहेंगे ना, तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट में आता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी ब्लड सर्कुलेशन लाएंगे ना, तो आपकी रगें खुलती चली जाएंगी। एक्सरसाइजेस करें, दीवार पे जितना आप हाथ लेके जा सकते हैं। मैंने टेबल पे हेड डाउन करके आपको बताया कि आप हाथ को आगे पीछे करें। ये फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज है, जो हाथ को मैं कह रही हूँ ना कि आगे पीछे आप करेंगे, तो आप खुद देखेंगे। ये वाला तेल जो मैंने आपको बताया, मैं इसके लगाने के बाद एक्सरसाइज इसलिए बता रही हूँ कि इसके लगाने के बाद आपको थोड़ी सी ना ठंडक फील होगी कि आपके पास ब्लड सर्कुलेशन आ रही है बॉडी के अंदर। तो जब जैसे ही आपका नम होना शुरू हो जाए, यानी ठंडक आनी शुरू हो जाए, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तेजी से आपकी ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट में आएगी। तो इसीलिए इसके लगाने के फौरन बाद अगर आपने ये एक्सरसाइज की, तो आप देखिएगा बहुत जल्द ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सही, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछ रही थी शोल्डर पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, ये आपने बता दिया। अब ये बताएं सर दर्द का क्या इलाज है, और माइग्रेन में और जो आम सर दर्द होता है उसमें क्या फ़र्क है? अब ठीक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, लेकिन लोगों को ना आम तौर पर भी सर में दर्द रहता है, तो उसकी क्या रीज़न होती है? वीकनेस है, स्ट्रेस है, क्या है?
नहीं, बहुत से लोगों को, जिन लोगों को माइग्रेन रहता हाँ, है, हाँ। माइग्रेन उनको किसी स्मेल की वजह से रहता है। यानी अच्छा। कोई तेज खुशबू लगाने से वो परहेज करें, जिन लोगों को ज्यादा माइग्रेन रहता है। हुँ। खुशबू के जो फ्यूम्स उनके जाते हैं ना, नाक के थ्रू जाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। फ्यूम्स उनसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, और उस फ्यूम्स के तेजी की वजह से, एक फ्यूम्स की तेजी और एक धूप की तेजी, तो ये 2 चीज़ों से अगर वो अपने आप को कवर कर ले, यानी जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, या तो हुँ, वो बहुत डार्क ग्लासेस लगा के बाहर जाएँ, हुँ। और खुशबू वाली चीज़, बहुत तेज़ जो खुशबू होती है ना, उससे दूर रहें। अच्छा। माइग्रेन वालों को लेवेंडर इसीलिए कहते हैं कि लेवेंडर एक माइल्ड खुशबू होती है, और लेवेंडर से नींद बहुत अच्छी आती है। तो हाँ, कोशिश ये की जाए कि खुशबू से बचा जाए। हाँ, दूसरा, सर दर्द जो होता है ना, इसके लिए एक बेहतरीन मैं इलाज बता रही हूँ, क्योंकि ना ड्राइनेस होती है ये हाँ, आपकी नसों के अंदर, जो आपकी आँखों से गुज़र के ये हमारी इतनी जितनी भी नर्व्स है ना, ये हाँ। सब आपकी ब्रेन की तरफ जा रही हैं। तो सही। कोशिश करें, गाय का देसी घी लेकर आना है, गाय का, हुँ, भैंस का नहीं, गाय का देसी घी लेकर आना है, वो हुँ, आप मेल्ट करके किसी भी बॉटल में रख लीजिए। हुँ। रात को सोते टाइम पे आपने एक-एक कतरा नोज़ल ड्रॉप्स की तरह अपने नाक में डाल के सो जाएँ, हुँ। ताकि आपकी जितनी भी रगें हैं, वो नम हो जाए, ड्राइनेस उनकी खत्म हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता देखिएगा आपका कि ये सर दर्द भी आपका गायब हो जाए। सही। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये जो रेमेडीज़ हैं ना, ये बड़ी काम की रेमेडीज़ होती हैं। अच्छा, ये जो वीकनेस होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा आ रही होती है और मूड भी अजीब-सा हुआ हुआ होता है गर्मियों में। तो उसके लिए बताएँ कि क्या कोई एनर्जी ड्रिंक है, क्या कोई ऐसा जो है रेमेडी है जिससे जो है वो बेहतर हो जाए, वीकनेस दूर हो जाए, थोड़ा-सा डाउन जो फ़ील कर रहे होते हैं, थोड़ा मूड बेहतर हो जाए, थोड़ा होता है ना कि आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएँ। ऐसा कुछ है इन जनरल कोई ऐसी रेमेडी या कोई देखो, ऐसा? जी। ये गर्मी में इसलिए होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। पसीना हमारी बॉडी से हाँ, बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, और हाँ। जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी के मिनरल्स खत्म हो रहे होते हैं, हुँ, नमकियात, ख़ास तौर पे नमकियात खत्म हो रही होती है, जिसकी वज़ह से आपके पैरों में बहुत दर्द होता है। हुँ, आप ड्रोज़ीनेस फ़ील करते हैं। मैं इसके लिए लेमनेड बहुत अच्छा बता रही हूँ कि आप हुँ, लेमनेड, जो नींबू पानी हम घर में बनाते हुँ, हैं, वो बना हुँ, के पिएँ। हुँ, और गर्मियों में तरबूज़ बहुत आता है। तो हुँ, तरबूज पे सिर्फ लेमन स्क्वीज करके, और काली मिर्च को और नमक को, जो नमक खा सकते हैं वो नमक डालें, नहीं खा हुँ, सकते नमक को इग्नोर कर दें, स्किप हुँ, कर दें। ये छिड़क के आपने तरबूज खाना है। आप देखिए कि आप, ऐसा लगेगा आपको कि आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप ड्रिंक के तौर पे भी बना सकते हैं। हुँ, ब्लेंड कीजिए, इसके अंदर लेमन स्क्वीज कीजिए, हुँ, लाल वाला शरबत थोड़ा डाल दीजिए, बड़ा हुँ, अच्छा सा ड्रिंक आपका बन जाएगा। हुँ। और आप देखेंगे कि आप अपने आप को हशाश-प्रशाश फ़ील करें सही। तरबूज से। तो तरबूज भी है, हाँ, खरबूजा भी है हाँ, बेसिकली, हाँ, लेकिन खरबूजा जो है, इसको ब्लेंड नहीं कर सकते, वो जितना खाएँ। बल्कि मैंने तरबूजे त त ये खरबूजे का एक हाँ, शरबत आपको बताया था दूध के अंदर। हाँ, उसके अंदर लेकिन छिलके भी डलेंगे, बीज भी डलेंगे, कोई चीज़ फेंकनी नहीं है। वो सही। आप डाल के बनाना, उसके अंदर आपने मिश्री डाल के पीना है। आप हाँ, देखिए, आप हशाश-हशाश फ़ील करेंगे अपने आप को। साथ में गोंद कतीरे का इस्तेमाल, गर्मी बहुत शदीद शुरू हो चुकी है हमारे हुँ, कराची में, तो हुँ, गोंद कतीरा ला के रखिए। गोंद कतीरा रात को इतना सा भिगोएँगे, वो इतना सारा हो जाएगा सुबह में। हुँ, वो आपने किसी भी ड्रिंक में बना के आप लेना शुरू कर दीजिए। आपके जोड़ों का दर्द भी सही होना शुरू हो हुँ। जाएगा, और आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये ठंडा रहेगा आपकी सेहत के लिए। सही, ये बहुत बेहतर रहेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपके कीमती वक़्त के लिए और बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हुमैरा से। और हुमैरा जब भी हमारे शो पर मौजूद होती हैं तो दिल करता है उनसे सारी रेमेडीज़ जो है ना बंदा पूछ ले कि भई कैसे स्किन व्हाइटनिंग का क्या करना है, फिर जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितनी मुफ़ीद हैं और जॉइंट पेन है उनके लिए क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच हुमैरा। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।